गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कौन सा? ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, किसी को पता है? आसपास देखे होंगे, कोई कोई तो होते हैं, देखा है? ठीक है, तो ईटिंग डिसऑर्डर मेनली इसमें हम तीन डिसऑर्डर्स आते हैं। फर्स्ट वन क्या आता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकंड वन बुलिमिया नर्वोसा एंड थर्ड वन पिका डिसऑर्डर। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में मेनली क्या होता है? फेयर फ्रॉम द वेट गेन। ठीक है, जो भी पर्सन है उसको किससे फेयर होता है? यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट गेन से, और इसकी वजह से वो क्या करता है, जो भी उसका फूड है उसको क्या करता है? अवॉइड करता है। ठीक है, खाना नहीं खाएगा वो, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है कि उसका वेट कहीं गेन ना हो जाए, वो बहुत ज्यादा मोटा ना हो जाए। और जो मेन जो ये डिसऑर्डर है किस में होता है? फीमेल्स में होता है, क्योंकि फीमेल्स को क्या होता है? ब्यूटी कॉन्शियस होती है, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती है कि मैं मोटी ना लग रही हूँ, मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, कैसी दिखूंगी, मेरी बॉडी इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है किसमें प्रेजेंट होता है? फीमेल्स में इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक हो गया, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज अ ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इमोडरेट फूड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या करता है पेशेंट? फूड का रिस्ट्रिक्शन एंड इनएप्रोप्रिएट ईटिंग हैबिट्स, ऑब्सेशन विथ थिन फिगर एंड द इररेशनल फियर ऑफ द वेट गेन। ठीक है, देन एज वेल एज डिस्टर्बेंसेस बॉडी सेल्फ परसेप्शन। इसमें क्या होता है मेनली कि जो पर्सन है वो मेनली फूड को क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन करता है, यानी खाना नहीं खाएगा, बार बार क्या करेगा? रिस्ट्रिक्शन करेगा, अवॉइड करेगा फूड को लेने से। सेकंड वन, इनएप्रोप्रिएट ईटिंग हैबिट्स। जो भी उसका ईटिंग हैबिट्स होगा, खाने का पैटर्न होगा, वो क्या होगा? इनएप्रोप्रिएट होगा, डिस्टर्ब होगा। मान ले जाए वो मॉर्निंग में खा रहा है तो फिर दिन में भी छोड़ देगा, रात को भी छोड़ दिया, तो इस टाइप का वो क्या कर सकता है यहाँ पे? स्किपिंग ऑफ मील, जो भी उसका प्रॉपर टाइम है उस मील को क्या करेगा? वो अवॉइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इररेशनल फियर ऑफ वेट गेन। और यहाँ पे पर्सन को क्या होता है? साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा फेयर होता है किससे? वेट गेन से। तुम में से भी है किसी को? से स्किप कर दिया था, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है एज वेल एज डिस्टर्ब बॉडी सेल्फ परसेप्शन। मतलब उनको लगता है खुद का जो परसेप्शन है कि मैं क्या हो जाऊंगी? बहुत ज्यादा मोटी हो जाऊंगी, इस वजह से वो खाना क्या करने लगते हैं? अवॉइड करने लगते हैं। ठीक है, देन इसका फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन दी मेल्स। ठीक है, 9 टाइम ज्यादा कौन अफेक्ट होती है? फीमेल्स होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। ठीक हो गया, देन उसके बाद आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर। कौन कौन से ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ईटिंग डिसऑर्डर। फर्स्ट वन क्या है हमारा? जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मींस अब कभी कभी क्या होता है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। कौन? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब जो वन जाइगोट से क्या हो रहे हैं? 2 ट्विंस क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये एबनॉर्मलिटी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सेकंड वन क्या आता है हमारा? डिस्टर्बेंसेस इन दी हाइपोपिट्यूटरी थैलेमस एक्सिस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, इट मींस हाइपोथैलेमस में, सेकंड वन किसमें? पिट्यूटरी ग्लैंड में, और थर्ड वन एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है, तीनों का जो हमारा सिस्टम होता है वो कंबाइंड होता है ना। हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी को, फिर पिट्यूटरी क्या करती है? एड्रिनल ग्लैंड को, देन उसके बाद हमारा हार्मोन क्या होता है? सीक्रेट होता है। तो इस सिस्टम में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? पर्सन को ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, थर्ड वन आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब सोसाइटी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मोटे हो जाएंगे तो हम कैसे लगेंगे, एंजाइटी होती है कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा, तो एक सोशल फैक्टर भी कहीं ना कहीं ईटिंग डिसऑर्डर को लीड कर सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर की किसी किसी पर्सन का क्या होता है कि खुद का माइंड ऐसे सेट होता है, उसकी लो सेल्फ स्टीम होती है, खुद के लिए बहुत ज्यादा वो फील करना, डिप्रेस हो जाना, और वो सोचेगा कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो रही हूँ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, यानी खुद की साइकोलॉजी क्या हो रही है? उसकी नेगेटिव कॉग्निशन आ रहा है उसके माइंड में खुद को लेके, तो उसकी वजह पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की वजह से भी क्या हो सकता है? ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। देन नेक्स्ट वन आता है फैमिली फैक्टर। फैमिली फैक्टर में क्या आएगा? क्या? प्रेशर। ठीक है, अगर फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, फैमिली का प्रेशर हो रहा है फैमिली मेंबर्स के अंदर, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं, पॉवर्टी है, ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से भी क्या हो सकता है? ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है।
नेक्स्ट वन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम होंगे? फर्स्ट वन क्या होगा? इंटेंस फेयर ऑफ वेट गेन, ठीक है, यानी पर्सन को यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट गेन का क्या होगा? फेयर होगा, एंजाइटी होगी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो फूड को क्या करेगा? अवॉइड करेगा। नेक्स्ट वन आता है बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, पर्सन के अंदर खुद के बॉडी इमेज क्या हो सकती है? डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, ठीक है, एक्सट्रीमली लो वेट भी हो सकता है उसका, अगर खाना नहीं खाएगा तो उसका कहीं ना कहीं जो बॉडी इमेज है वो भी क्या हो सकती है? डिस्टर्ब हो सकती है। देन उसके बाद डेली कैलोरी लिमिट्स, ठीक है, यानी जो उसका फूड का पैटर्न होगा वो अपनी कैलोरी को क्या करने लगता है? यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में लेने लगता है, ठीक है। मान लीजिए नॉर्मली 1000 से ज्यादा कैलोरी हमें क्या करनी चाहिए? लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट है वो 600 से कितना कैलोरी लेगा? ओनली 1000 कैलोरी के बीच में ही वो अपना कैलोरी इंटेक लेगा, ठीक है, यानी फूड को वो कम लेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है बॉडी वेट बिलो दी 15%, ठीक है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है उससे 15% क्या हो जाएगा? उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप देखो अकॉर्डिंग टू DSM-5 के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है कि उसका जो BMI है, नॉर्मल BMI कितना होता है? बॉडी मास इंडेक्स 18 to 24 होता है। तो यहाँ पे पर्सन का अगर जो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला डिसऑर्डर है किसी को, तो उसका BMI कैसे चेंज होता है? फर्स्ट वन जैसे कि माइल्ड कंडीशन है, ठीक है, माइल्ड में क्या होगा? उसका BMI 17 to 18 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी उसका जो BMI है, अगर माइल्ड कंडीशन है, बहुत ज्यादा वर्स नहीं हो रही है, ओनली माइल्ड है, तो उसका BMI कितना होगा? 17 से लेके 18। सेकेंड वन आता है मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट में उसका BMI होगा 16 to 16.99 kg पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वन आता है सीवियर, यानी सीवियर कंडीशन है, अब यहाँ पे उसका BMI और भी ज्यादा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कितना? 15 से लेकर 15.99 kg पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वन आता है एक्सट्रीम लेवल का, ठीक है, यानी सीवियर से भी ज्यादा होगा एक्सट्रीम लेवल का, तो तब उसका जो BMI है वो कितना हो जाएगा? लेस देन 15 mg पर kg मीटर स्क्वायर, यानी 15 से भी उसका जो BMI है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अब हम देखेंगे अदर साइन एंड सिम्टम में सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग यानी खुद से माउथ में अपने फिंगर इंसर्ट कर सकता है वो, तो इससे क्या करेगा कि सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, जैसे ही खाना खाया उसे वैसे तो वो फूड को अवॉइड करेगा, बट कभी कभी अगर खाना खा भी रहा है तो उस केस में क्या कर देगा? सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग। सेकंड वन क्या करेगा? यूज ऑफ लैक्सेटिव्स, खाना ले लिया उसने तो लैक्सेटिव लेगा। लैक्सेटिव क्या होते हैं? स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, जितना भी फूड खा रहे हैं वो इजीली क्या हो जाए? बार बार पास हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप का जो बिहेवियर होता है दैट इज कॉल्ड पर्जिंग बिहेवियर, इसे हम क्या बोलते हैं? पर्जिंग बिहेवियर। पर्जिंग बिहेवियर मतलब पेशेंट जो है यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा और उसी के साथ साथ क्या लेगा? लैक्सेटिव्स का यूज करेगा, ओके। सेकेंड वन आता है स्टार्वेशन, ठीक है, स्टार्वेशन अपना वेट लॉस करने की वो कोशिश करेगा और स्टार्वेशन करेगा। स्टार्वेशन मतलब भूखा रहेगा, ठीक है, और फास्टिंग कर सकता है यहाँ पे वो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? फूड को वो क्या कर रहा है? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कर रहा है। तो दो टाइप का जो बिहेवियर होता है मेनली एनोरेक्सिया नर्वोसा में सीन होता है। फर्स्ट वन पर्जिंग बिहेवियर, सेकेंड वन हमारा रेस्ट्रिक्टिंग बिहेवियर, ठीक है। पर्जिंग बिहेवियर मतलब खाना खा रहा है तो उसके साथ साथ सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा और लैक्सेटिव लेगा, और सेकेंड वन रेस्ट्रिक्टिंग बिहेवियर मतलब फूड को क्या करेगा? वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, फास्टिंग करेगा, इस वजह से कि उसका क्या हो जाए? वेट लॉस हो जाए। थर्ड वन आता है सेंसिटिविटी टू कोल्ड। ऑब्वियसली बात है, अगर जो हमारा पेशेंट है अच्छे तरीके से फूड नहीं लेगा, कैलोरी नहीं होगी उसकी बॉडी में, तो उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, फैट का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी टू कोल्ड, ठीक है, हाइपोथर्मिया में भी वो जा सकता है। देन उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे? फर्स्ट वन है हमारा माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। BMI देखो, BMI इफेक्ट हो रहा था यहाँ पे, तो पर्सन क्या हो सकता है हमारा? माल न्यूट्रिशन, और सेकेंड वन क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन। देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों होगा बेटा? क्योंकि वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर रहा है, ठीक है, और लैक्सेटिव्स का क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या कर सकता है? उसमें बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब आयंस में क्या हो सकता है? डिसबैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट वन आता है हाइपो एल्बुमिनिया। तो जो एल्बुमिन का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा? बॉडी में कम हो जाएगा। देन
BD, CIBD मीन्स क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर रहा है, बार बार वॉमिटिंग करेगा तो उसका जो और लैक्सेटिव्स का यूज करेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी हो सकता है। देन उसके बाद डेंटल कैरीज, ठीक है, बार बार फूड को बाहर आ रहा है वॉमिटिंग के थ्रू, तो उसकी वजह से टूथ एक या डेंटल कैरीज उसको हो सकता है। देन एमनोरिया, एमनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो उसका जो मेंसुरल साइकिल है उस पे भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो उसको क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, दैट इज कॉल्ड एमनोरिया। देन ईसोफेजियल इरोजन एंड अल्सर, ऑब्वियसली बात है सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग कर रहा है तो जितना भी फूड कंटेंट है वो वापस हमारे माउथ के थ्रू बाहर आएगा तो ईसोफेगस को क्या कर सकता है, वो इरोजन कर सकता है। तो यहाँ पे ईसोफेजियल इरोजन और अल्सर्स भी कॉज हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन समझ में आए। अदर कॉम्प्लिकेशन ये हमारे सारे जो अदर सिस्टम है उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हार्ट को, ठीक है, किडनी को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, क्योंकि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, एड्रिनल एक्सिस में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे अदर सिस्टम को भी ये अफेक्ट कर सकता है। देन उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन का, ठीक है, वेट वगैरह चेक करेंगे, उसका जितने भी वाइटल साइन है वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देन उसके बाद आता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्या क्या चेक करेंगे उसका, हाँ, ठीक है, सारा उसका ब्लड सेल्स भी चेक कर लेंगे हम, TLC DLC वगैरह। उसी के साथ साथ जितने भी उसके अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्या क्या LFT KFT भी हम करेंगे, ठीक है। एल्बुमिन का चेक करेंगे क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपो एल्बुमिनिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, KFT एंड LFT भी करेंगे, ठीक है। किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब का लेवल हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है। देन उसके बाद ECG मॉनिटरिंग करनी है क्योंकि ये हार्ट को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। तो जो हमारी वेव्स हैं, T वेव, ST वेव, इनको एलिवेट या उसमें डिप्रेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट वन, हम ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस डिजीज को क्या कर देंगे, क्लासीफाई। तो डायग्नोसिस समझ में आया सबको। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में फर्स्ट हम क्या देंगे यहाँ पे, फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी मीन्स ड्रग थेरेपी, मेडिकेशन क्या क्या देंगे। तो फर्स्ट वन हम न्यूरोलेप्टिक्स मीन्स आल्सो कॉल्ड एंटी साइकोटिक्स, ठीक है। तो न्यूरोलेप्टिक्स हम यहाँ पे देंगे अगर पेशेंट की क्या है, बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, मान लिया जाए उसको एक्सट्रीम लेवल का क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो रहा है, बिल्कुल खाना नहीं खाता है, तो उस केस में हम उसको क्या दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक्स। एंटी साइकोटिक्स में क्या देंगे, ओलेंजापाइन, क्यूटियापाइन, जिप्रासिडोन, ठीक है, हेलोपेरिडोल, ये सारी ड्रग्स हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या आता है हमारा, एपेटाइट स्टिमुलेंट। एपेटाइट स्टिमुलेंट मींस जो हमारी भूख को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें आता है ट्राइजेस्ट्रॉल, ठीक है, ट्राइजेस्ट्रॉल और एमिट्रिप्टिलाइन जो हमारी ड्रग है, ये दो ड्रग हम यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन आता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट मींस कहीं ना कहीं जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो क्या कर सकता है, पेशेंट को डिप्रेशन कॉज कर सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फेयर हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है कि कहीं उसका वेट गेन ना हो जाए, तो उस वजह से पर्सन किस में जा सकता है, डिप्रेशन में। तो एंटी डिप्रेशन देंगे हम। क्या क्या दे सकते हैं इसमें, SSRI और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसमें हमारी ड्रग क्या आती है, इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन, सर्टेलिन। तो ये सारी ड्रग्स हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है साइकोलॉजिकल थेरेपीज, ठीक है। ड्रग के साथ साथ हमने पेशेंट को क्या देनी है, यहाँ पे थेरेपीज भी देनी है। फर्स्ट वन इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ठीक है, उसको काउंसलिंग करना है, उसको बताना है जो भी उसकी हैबिट्स हैं हमने उसके बिहेवियर को क्या करना है, चेंज करना है। सेकेंड वन क्या आता है, बिहेवियर थेरेपी, यानी जो माल अडेप्टिव पैटर्न है, खाना नहीं खा रहा है वो, ठीक है, उस चीज को हमने क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है, ठीक हो गया। थर्ड वन क्या देंगे हम यहाँ पे, कॉग्निटिव थेरेपी देंगे, ठीक है। डिप्रेशन हो रहा है उसको, पेशेंट को, ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या दे सकते हैं उसको, कॉग्निटिव थेरेपी। नेक्स्ट वन आता है फैमिली थेरेपी, ठीक है।
अदर थेरेपीज मतलब कि फैमिली मेंबर्स के साथ भी हम उसको, अगर फैमिली में कोई डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से उसने एनोरेक्सिया नर्वोसा हुआ है, तो इस केस में हम उसको क्या दे सकते हैं, फैमिली थेरेपी। नेक्स्ट वन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक बैलेंस डाइट देंगे, ठीक है। और जब भी हम उसको खाना दे रहे हैं तो सुपरविजन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को फूड प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं कि तुमने बोला, तुमको एक पेशेंट दिया और तुमने खाना रख दिया उसके सामने और अपना चले गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक हो गया। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट को हमने कब क्या देंगे, ऑब्जर्वेशन में रखना है, समझ में आ गया। जब भी खाना दे रहे हैं, जब तक कि उसका पूरा फूड फिनिश ना हो जाए तब तक हमने उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है, कंप्लीट डाइट देनी है। उसके बाद भी हमने चेक करना है कि कहीं सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग ना करे या लैक्सेटिव्स का यूज ना करे, तो इन सब बातों का हमने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 2000 कैलोरी हमने उसको पर डे यहाँ पे देनी है बैलेंस डाइट में। नेक्स्ट वन आएगा वेट गेन ऑफ 0.5 टू 1 kg पर वीक, ठीक है। यानी पर वीक में उसका कितना वेट गेन होना चाहिए, 0.5 से लेके 1 kg हमने पेशेंट का धीरे धीरे वेट गेन करना है। कैसे वेट गेन करेंगे, जब हम उसको 2000 कैलोरी क्या दे रहे हैं, पर डे दे रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या होगा, इन सीवियर केसेस परफॉर्म दी गवास फीडिंग, ठीक है। अब खाना बिल्कुल ही नहीं खा पा रहा है हमारा पेशेंट, बहुत ज्यादा क्या हो गया है, सीवियर केस हो गया, तो उस केस में हमने क्या करना है, गवास, ठीक है। गैस्ट्रिक गवास यानी एनजी ट्यूब फीडिंग के थ्रू हम उसको क्या कराएंगे, फीड कराएंगे, ठीक है बेटा। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके।